सो हेलो गाइज, वेलकम टू द माइंड मैप सीरीज लेक्चर 2। तो हम क्या करने वाले, लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले माइंड मैप सीरीज का। तो माइंड मैप सीरीज को आप सब फॉलो करते रहिए। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था दोस्तों? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या कि होम्योस्टेसिस हमने कंप्लीट किया था। लास्ट लेक्चर में होम्योस्टेसिस हमने कंप्लीट किया था। तो इसी पार्ट का हम पेपर 1 का जो पास टॉपिक है ना, पेपर 1 में पास टॉपिक है उसका हमने फर्स्ट जो कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम आज के वीडियो में क्या करने वाले कवर, तो रेस्पिरेशन हम कवर करने वाले। रेस्पिरेशन के सब आईएमपी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो लीजिए, आपके पास हमने पहली स्लाइड। तो व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? देखो यार, रेस्पिरेशन के बारे में क्या है। तो रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन सीधा 10 मार्क्स के लिए आएगा। क्या आएगा? 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है रेस्पिरेशन का। तो 10 मार्क्स में हमें क्या लिखना है, 10 मार्क्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहला जो आईएमपी पॉइंट इसका तो है फंक्शनल एनाटॉमी। क्या दोस्तों? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फंक्शनल एनाटॉमी जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनल एनाटॉमी मतलब क्या? देखो, फंक्शनल एनाटॉमी सबसे पहला पार्ट जो है क्या है? कवरिंग ऑफ लंग्स। क्या है? कवरिंग ऑफ लंग्स। जो कवरिंग ऑफ लंग्स क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लूरा बोलते हैं। जो दो टाइप की प्लूरा हम देखेंगे आगे। जो दो टाइप की प्लूरा जो कवरिंग होती है ना लंग्स के ऊपर जो होती है, एक क्या होती है विसरल और दूसरी क्या होती है पैराइटल, ठीक है। देखिए क्या, विसरल और प्राइटल दो लेयर होती है कवरिंग ऑफ प्लूरा हम जिसे बोलते हैं। फिर हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये स्पेशली जो है ना ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री जो है दोस्तों, ये स्पेशली 5 मार्क्स में आ सकता है। कितने? 5 मार्क्स में आ सकता है स्पेशली ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। तो देखिए, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में क्या है कि कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे नेयर्स से। नेयर्स मतलब क्या होगा, जो हमारे नोज के जो छेद है ना वहां से स्टार्ट होगा। फिर नेजल कैविटी में एयर जाएगी। फिर एयर कहाँ पास होगी? नेजो फेरिंग्स। जो फेरिंग्स का तीनों पार्ट है ना, नेजो, ओरो और लैरिंगो फेरिंग्स में जाएगी। फिर क्या, लैरिंग्स में जाएगी। ओके, उसके बाद ट्रैकिया किस में जाएगी? ट्रैकिया यहाँ से होता है स्टार्ट। तो यहाँ इस डायग्राम को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, तो एयर कहाँ गई? ट्रैकिया में एयर गई। फिर एयर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस में जाती है। किधर? ब्रोंकस में। जो हम जैसे जैसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकस जो होती है, कौन सी? प्राइमरी ब्रोंकस में जाती है। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस के बाद देखो यहाँ पे, प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सीधा सेकेंडरी ब्रोंकस में। क्या से? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस। तो ये क्या हो गया अपनी सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गई। उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई में कहाँ पे जाएगी? टर्शरी ब्रोंकाई में तो यहाँ पे ये जो हो गई हमारी, ये कौन सी हो गई? टर्शरी ब्रोंकाई हो गई। टर्सरी ब्रोंकाई, ये मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होती है? मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस कहाँ से आएगी? नियर से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स में आएगी। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई। और उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के मल्टीपल ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद कहा जाएगी दोस्तों? ब्रोंकियोल्स। ब्रांचेस के बाद क्या जाएगी? ब्रोंकियोल्स में जाएगी। देखो, जैसे हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं, हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। उसके बाद आएगी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। आएगी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। यहाँ पे इस डायग्राम में दिया नहीं गया है, वो ध्यान में रखना है। आपको ये चार्ट पूरा याद रखना है। ये चार्ट आपको पूरा याद रखना है। टर्मिनल ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में जाएगी। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में जाएगी। कहा जाएगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में जाएगी। उसके बाद एल्वेलर डक्ट कहा जाएगी? एल्वेलर के डक्ट में जाएगी। उसके बाद एल्वेलर सैक में जाएगी। और उसके बाद लास्ट में जो होता है ना, एलवेलस, क्या आएगी इसमें? फिर उसके बाद एल्वियोलाई किसमें जाएगी? एल्वियोलाई किसमें जाएगी दोस्तों? तो लास्ट में एल्वियोलाई में जाएगी। लास्ट में एल्वियोलाई में जाएगी। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। डायग्राम तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लगाए हुए हैं, ध्यान में रखना डायग्राम का भी है। जो ऊपर का जो पाया ना, ट्रैकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ये क्या हो गया? कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या? एयर को सिर्फ कंडक्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे रेस्पिरेशन कोई नहीं होगा, सिर्फ कंडक्ट करने का। यहाँ पे मतलब डिफ्यूजन वगैरह कुछ नहीं होगी, सिर्फ कंडक्ट करने का काम करेगा। और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सैक और एल्वेलाई, ये जो होगी, ये क्या होगी? गैस एक्सचेंज की जगह क्या होगी? ये भी ध्यान रखना, गैस कंडक्टिंग कौन है और गैस एक्सचेंज कौन कर रहा है, ठीक है। तो समझ गया आपको? कवरिंग ऑफ लंग्स प्लूरा हो गई, और ये ट्रैकियो ब्रैंकल ट्री। उसके बाद जाएंगे, देखो कवरिंग में आपको बताता हूँ। देखो, एक बोला था मैंने कि विसरल क्या हो गई?
विसरल प्लूरा और होगी पैराइटल प्लूरा। विसरल देखो ये हो गया अपना लंग्स, कौन सा, ये जो अंदर है ना ये पूरा लंग्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये क्या हो गया अपना, रेड में क्या होगा, लंग्स हो गया। और लंग्स के बाहर जो लंग्स के बाजू में जो है ना, मतलब लंग्स से अटैच जो है ना ये वाली, इसे बोलेंगे क्या हम, इसे बोलेंगे हम विसरल, जो ऑर्गन के करीब होती है। जो लंग से दूर है उसे बोलेंगे हम पैराइटल, जो लंग से दूर है ना वो पैराइटल। और इन दोनों के बीच में देखो ये विसरल हो गई, ये पैराइटल हो गई, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचा है ना उसे क्या बोलेंगे, इसमें क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। क्या होता है इसमें, प्लूरल फ्लूइड, जो कैविटी बोलते हैं ना उसे, इस कैविटी, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये हमारा हो गया डायफ्राम, नीचे देखो डायफ्राम नीचे हो गया। ये क्या हो गया, कार्डियक नॉच में हार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो गई, विसरल लेयर अपनी खत्म। उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है, रेस्पिरेटरी यूनिट जिससे रेस्पिरेशन हो रहा है, तो जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वो ये हो गई रेस्पिरेटरी यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी यूनिट। देखो रेस्पिरेटरी में क्या आ गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स आ गए। उसके बाद क्या आ गया, एल्वेलर सैक आ गया। उसके बाद एल्वेलर डक्ट आ गई इसमें। फिर क्या आ गया, एल्वेलाई आ गई, और एल्वेलर के बीच में जो होता है ना एंट्रम। ये जो चीजें ये किसमें आएंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ मतलब रेस्पिरेटरी, इनको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी यूनिट। कौन सा, एक तो ये होगा एक नंबर रेस्पिरेटरी ब्रैंकल्स। उसके बाद दो नंबर क्या हो गया, एल्वेलर डक्ट हो गई। उसके बाद क्या होगा तीन नंबर पे, ये हो गया एल्वेलर सैक। उसके बाद क्या हो गया चार नंबर पे, एल्वेलॉल, क्या एल्वेलाई, ठीक है, ये हो गई चीजें। उसके बाद हम देखेंगे क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। तो दो दो टाइप की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हम देखने को मिलेगी। एक तो होगी एल्वेलर मेम्ब्रेन और दूसरी होगी कैपिलर मेम्ब्रेन, सॉरी एल्वेलर मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो देखिए एल्वेलर मेम्ब्रेन और कैपिलर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, इस एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं एल्वेलर। देखो यहाँ पे देखिए, ये आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम इसकी है, तो इस ध्यान में रखना ये डायग्राम इसकी है। तो देखो इस डायग्राम में ये हो गई एलवल, अपने एलवलाई होगी, ठीक है। तो इसकी मैं रेड देख रहा है आपको, मैं रेड कर रहा हूँ, तो ये होगी एलवलाई की मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना आप ये वाली, देखो मैं ब्लैक कलर में कर रहा हूँ, तो ये वाली आप देख रहे हैं ना, ये वाली ब्लैक वाली ये हो गई कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन हम देखेंगे, जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, तो इनसे क्या होगा, देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। CO2 जा रहा है एल्वलस में, और O2 आ रहा है ब्लड कैपिलरी में, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ध्यान में रखना, दो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गई, एक हुई एल्वुलर मेम्ब्रेन, दूसरी क्या हो गई, कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद होगा यहाँ पे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शनल फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके मतलब रेस्पिरेशन के अलावा क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो देखो ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन या क्या, स्मेल डिटेक्ट करना, जैसे ओके। उसके बाद ओकेलाइजेशन, यानी बोलने में जो होती है ना एयर की जरूरत पड़ती है, वाइब्रेशन करती है ना लैरिंग्स अपनी, तो समझ गए ओकेलाइजेशन में। पर प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल अगर कोई छोटा सा डस्ट पार्टिकल अगर अंदर जाता है हम खास के बाहर निकाल लेते हैं, तो ये काम हो गया। डिफेंस, फिर डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगा। फिर यहाँ का मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर का बैलेंस मेंटेन करने में काम करेगी। उसके बाद रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करेगी। तो गए नॉन मतलब रेस्पिरेशन के अलावा ये जो फंक्शंस हो गए। उसके बाद प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अभी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या होगा, देखो एक तो क्या, कफ रिफ्लेक्स, एक प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स हो गया प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। उसके बाद क्या, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, क्या हो गया, स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया। उसके बाद क्या, सॉल्विंग रिफ्लेक्स, ये हो गया प्रोटेक्टिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये समझ लेना, समझ गए दोस्तों। आगे जाएंगे तो आगे क्या आ गया, वेंटिलेशन। देखो वेंटिलेशन क्या होता है कि एयर को क्या, जो अनफ्रेश एयर है ना उस अनफ्रेश एयर को मतलब क्या करना, फ्रेश करने का काम क्या होता है। मतलब जो वेंटिलेशन क्या होता है, जो जो अनफ्रेश एयर होती है ना रिप्लेसमेंट करती है, क्या करती है रिप्लेसमेंट, जो फ्रेश एयर को अंदर भेजते हैं और अनफ्रेश एयर को बाहर निकालने का काम, इसको हम वेंटिलेशन कहा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के वेंटिलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्या होगा पल्मोनरी, और दूसरा होता है एल्वेलर वेंटिलेशन, दो टाइप के। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे पहले देखेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर moving in and out of respiratory tract in given unit of time। मतलब क्या हो रहा है देखो, कितनी एयर, क्या बोल रहा है, कितनी एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या कर रही है, बाहर जा रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, जो गिवन टाइम है ना उस टाइम में कितनी एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जा रही है, वो हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या होगा पल्मोनरी, वो इसकी लगभग कितना कितनी एयर होती है, ये देखो नीचे, 6000 ml, मतलब पर मिनट, कितनी 6000 ml पर मिनट, इतनी एयर
जो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जाती है, ये हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब कितनी एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जाती है, ठीक है। इसका सेकंड टाइप आ जाएगा एल्वोलर, ठीक है। एल्वोलर वेंटिलेशन, तो एल्वोलर वेंटिलेशन क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज फॉर गैसेस एक्सचेंज एवरी मिनट, भाई हर एक मिनट में कितनी एयर, हर एक मिनट में कितनी एयर यूटिलाइज हो रही है गैसेस एक्सचेंज में, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब पल्मोनरी क्या था कि कितनी एयर बाहर जा रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, हो गया। और एल्वोलर क्या हो गया कि कितनी एयर क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही, क्या हो रही है यूटिलाइज, मतलब कितनी एयर का हम यूज कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज में, ये हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है, यूज ऑफ एयर, क्या यूज ऑफ एयर, यूज कितना हो रहा है एयर का, इस पे डिपेंड करता है ये अलवेलर वेंटिलेशन, तो ठीक है। लगभग कितनी एयर यूटिलाइज होती है, तो मतलब 4200 ml पर मिनट, यानी कि 1.2 लीटर पर मिनट, इतनी एयर क्या होती है गैसेस एक्सचेंज में क्या होती है, यूज होती है। ये होगा वेंटिलेशन, थोड़ा टॉपिक था, ध्यान रखना, ठीक है। आगे जाएंगे, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्या होगा, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या हो गया, आईएमपी लिख दो इस पे अलग से क्वेश्चन उठ सकता है ना 10 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए, क्या कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, या 5 मार्क्स कर लो या तुम 10 कर लो दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ना रेस्पिरेशन का, तो ये मैकेनिज्म लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या करेगा, मैकेनिज्म मतलब क्या हो गया कि कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा ना दोस्तों, आ जाएगा मसल्स, क्या आ जाएगा, मसल। तो दो प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन करते हैं हम, और एक क्या करते हैं हम, एक्सपिरेशन करते हैं। इंस्पिरेशन क्या करना, एयर को इनटेक करना, और एक्सपिरेशन क्या करना, एयर को बाहर डालना, तो ये चीजें हम करते हैं, ठीक है। इसमें दो मसल आ जाएगी फिर, इंस्पिरेटरी मसल्स, जो कि हम जब एयर अंदर लेते हैं तब जो मसल काम आते हैं वो इंस्पिरेटरी मसल, और जब हम एयर को एक्सपेल करते बाहर डालते तो जो आते हैं एक्सपिरेटरी मसल्स, ये दो मसल काम आ गई। तो इंस्पिरेशन में जो प्राइमरी मसल्स है ना, कौन से है, वो डायफ्राम है, कौन से, डायफ्राम जो है प्राइमरी मसल्स है इंस्पिरेटरी मसल्स में। और एसेसरी मसल्स में कौन से आएगी, स्टर्नोक्लिडोमेस्टियोइड, स्टर्नोक्लिडोमेस्टियोइड आ जाएगी। ईटी से मतलब ओवर मसल से, क्लेंस वगैरह वो मसल से, पर जो इंपॉर्टेंट है एसेसरी में जो होगा स्टर्नोक्लिडो, मैं ध्यान में रख लेना। फिर रेस्पिरेटरी में क्या मसल्स में क्या आएगा दोस्तों, प्राइमरी आ जाएगी, वो जो आएगी इन सॉरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आ जाएगी। उसके बाद एसेसरी में क्या आ जाएगी, जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल मसल्स क्या आ जाएगी, एसेसरी में आ जाएगी, जब किसमें, एक्सपिरेटरी मसल्स में, ठीक है। ये हो गई क्या इंस्पिरेटरी मसल और एक्सपिरेटरी मसल। उसके बाद उस पर क्या होगा, मैग्नेटिज्म मतलब जो मूवमेंट होगी थोरेसिक केज की मूवमेंट होती है, तो थोरेसिक केज की मूवमेंट होती है। देख क्या बोला, चेंज ऑफ थोरेसिक केज बाय मूवमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर, तो नीचे कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज होगा। तो सबसे पहले जो क्या बोला गया है थोरेसिक लीड, क्या बोला है, थोरेसिक लीड। तो थोरेसिक लीड जो होता है ना दोस्तों, किससे बना होता है, मैनुब्रम स्टर्नी, क्या होता है, मैनुब्रम स्टर्नी एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, जो रिब्स की फर्स्ट पेयर होती है, और मैनुब्रम स्टर्नी जो होती है ना, उससे बने हुए थे थोरेसिक लीड। तो ये कौन सी मूवमेंट करते पता है, एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट, कौन सी, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, एंटीरियो पोस्टीरियर, ध्यान में रखना, कौन सी एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट कराती है, कौन, थोरेसिक लीड। फिर क्या आएगा, अपर कोस्टल सीरीज, अपर कोस्टल सीरीज में कौन से आएंगे, देखो, सेकंड अपर सिक्स पेयर ऑफ रिब्स, जो सेकंड से मतलब सेकंड सिक्स पेयर ऑफ रिब्स इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अपर कोस्टल इसमें आएगा सेकंड अपर सिक्स पेयर ऑफ रिब्स। लोअर इसमें, लोअर कोस्टल में क्या जाएगा, सेवंथ और टेंथ पेयर ऑफ रिब्स। अपर में क्या जाएगा, सेकंड से लेकर सिक्स तक जो भी पेयर ऑफ रिब्स है वो सब आ जाएगी, और लोअर कोस्टल में क्या आ जाएगी, सेवंथ और टेंथ पेयर की रिब यहाँ पे लोअर कोस्टल में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर डायफ्राम की मूवमेंट, डायफ्राम की मूवमेंट क्या है, ड्यूरिंग हम एक्सपिरेशन करेंगे, सॉरी हम जब इंस्पिरेशन करेंगे ना, हम जब सांस अंदर लेंगे तब जो मूवमेंट होगी ना, तो ये मूवमेंट मैकेनिज्म में काउंट होगी, ठीक है। जब हम मतलब क्या करेंगे, हम इंस्पिरेशन करेंगे, डायफ्राम जो मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट होगी काउंट किसी में दोस्तों, कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हो गई मूवमेंट मैकेनिज्म में क्या क्या हो रही है। उसके बाद देखो लंग्स की मूवमेंट भी यहाँ पे दिया गया है, लंग्स की मूवमेंट, तो लंग्स दो स्टेट में मूवमेंट करेगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। जब हम क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे तो लंग्स की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, लंग्स की साइज बढ़ेगी। जब इंस्पायर करने होगी, जब हम एक्सपायर करेंगे तो लंग्स की साइज क्या होगी, कम होगी। तो ये होगी मूवमेंट लंग, ठीक है, खत्म। फिर आएगा रेस्पिरेटरी प्रेशर, क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रेशर, ये भी क्या है आईएमपी डॉग में, रेस्पिरेटरी प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इस पे आईएमपी कर लेना।
आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है। देखो, तो रेस्पिरेटरी प्रेशर में देखो, इंट्रा इंट्रा प्लूरल प्रेशर, मतलब जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, जो दो प्लूरा बोले थे मैंने, ये हो गया अपना लंग्स, ठीक है, हो गया लंग्स। लंग्स के बाहर एक क्या होती है, विसरल लेयर, और एक क्या हो गई, पराइटल लेयर। एक क्या होगी, पराइटल लेयर। देखो, और इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में ये जो है, ये स्पेस है क्या, प्लूरल कैविटी। इसमें जो क्या होता है, प्रेशर बनता है ना, इसमें जो प्रेशर बनता है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। क्या इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, कैसा होता है दोस्तों, निगेटिव प्रेशर होता है। कैसा होता है, निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे इंटर एलुलर प्रेशर। जो एलुला होती है ना, उनके बीच में भी इंट्रा एलुलर प्रेशर, उनके बीच में प्रेशर बनता है। तो ये जो प्रेशर है, दो केसेस में जब हम इंस्पायर करेंगे ना, तो ये प्रेशर हो क्या, निगेटिव होगा, इंस्पायर करेंगे तब। और जब एक्सपायर करेंगे, एक्सपायर, तो ये प्रेशर जो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान में रख लेना, जो इंट्रा इंट्रा एलोलर स्पेशल में क्या होगा, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव। और जब एक्सपायर कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पे ट्रांस पल्मोनर प्रेशर। ट्रांस पल्मोनर किसका होगा, ये जो ऊपर देंगे ना दो प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस जो होगा, ये क्या होगा, ट्रांस, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड एलुलर प्रेशर। मतलब दोनों को माइनस करके जो प्रेशर बनेगा, वो हो जाएगा इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है, खत्म। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद प्रेशर खत्म हो गया, अब एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। अब यहां से होगा खेल शुरू। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का क्या, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस देखेंगे हम, चलो। तो एक्सचेंज करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो उसका स्ट्रक्चर हम देखना है क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का हमें स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखो, अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन दो चीजों से बनती है दोस्तों, ठीक है, दो चीजों से बनती है। कि क्या होगा, ये जो देख रहे हो ना, अब यहाँ पे गौर कीजिए, एक होगी एल्वेलर की मेम्ब्रेन, और दूसरी किसकी हो गई, किसकी होगी दूसरी, कैपिलरी की। जैसे मैंने देखा था रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मतलब मेम्ब्रेन, जो देखो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो दो टाइप की होती है, एक क्या हो गई, एलियोलर, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई दोस्तों, एक तो हो गई दूसरी कैपिलरी, ठीक है, दूसरी क्या है, एक एलियोलर, दूसरी कैपिलरी हो गई। तो दोनों से बन के, मतलब दोनों से बन के कौन होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, सबसे ऊपर आएगा क्या, कैपिलरी एंडोथेलियम, सबसे ऊपर वाला जो लेयर का। उसके बाद क्या आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस आपको देखने को मिलेगा इस मेम्ब्रेन में। फिर एल्वेलर इपिथेलियम देखने को मिलेगा आपको, फिर फ्लूइड लेयर देखने को मिलेगा, फिर सर्फेक्टेंट देखने को मिलेगा। समझ गए, इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखो पोर्शन देखेंगे और लेयर देखेंगे। तो एलोलर जो पोर्शन है ना, एलोलर पोर्शन जो हमने देखा था, एलोलर, ये एलोलर पोर्शन में देखो क्या क्या मिलेगा हमको, मोनोन्यूक्लियर लेयर ऑफ सरफेक्टेंट मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या, तीन फ्लूइड लेयर लाइन बाय एलोलाई मिलेगी, फिर एलोलर इपिथेलियल लेयर मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। बिटवीन क्या बोल रहा है, बिटवीन एल्वेलर एंड कैपिलरी पोर्शन, जो एल्वेलर की और कैपिलरी पोर्शन के बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस का होता है, एल्वेलर और कैपिलरी के बीच में होगा। फिर कैपिलरी पोर्शन में क्या देखने को मिलेगा, बेसमेंट में देखने को मिलेगा, फिर कैपिलरी एंडोथेलियम। तो ध्यान में रखना, एल्वेलर पोर्शन में क्या देखने को मिलेगा, सरफेक्टेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्लूइड लेयर देखने को मिलेगी, मतलब देख रहे हो, ये जो फ्लूइड लेयर ना, ये कहाँ होगी, एलुलर पोर्शन में होगी, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, एलुलर एपिथेलियल, जो एलुलर एपिथेलियल एलुलर के पोर्शन में होगी, ठीक है। उसके बाद क्या मिल फिर इन बिटवीन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्या बोलते हैं उसे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा हमको, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बीच वाली मेम्ब्रेन हमको, सॉरी, इंटरस्टिशियल पेस हमें देखने को मिलेगा। फिर कैपिलरी पोर्शन में बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और क्या मिलेगा बेसमेंट के बाद, कैपिलरी एंडोथेलियम हमको देखने को मिलेगा। वही हो गई स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे जाएंगे दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस वाया लंग्स। तो लंग्स से रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे होंगे, क्या हम कह देंगे, लंग्स से रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे पास, मतलब एक्सचेंज होंगे, इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले जब मतलब रेस्पिरेशन होगा, जब गैस एक्सचेंज हो गए, तो सबसे पहले कौन इंपॉर्टेंट लगता है, डिफ्यूजन कैपेसिटी, मतलब जिसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा, जिसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा, वो ज्यादा मतलब एक्सचेंज हो पाएगा। तो ध्यान में रखना, हम दो गैस की यहाँ पे बात करेंगे, एक तो O2 हो गया, दूसरा क्या होगा दोस्तों, दूसरा हो गया CO2,
दो गैसों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ध्यान में रखना डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2। देखो CO2 की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी ना इज 20 टाइम्स ग्रेटर देन, कितने 20 टाइम्स बोल रहा है, 20 टाइम्स ग्रेटर देन O2। मतलब देखो किसकी ज्यादा है, तो ध्यान में रखना कि जो CO2 है, CO2 ये क्या है 20 टाइम्स, मतलब 20 टाइम्स ग्रेटर है कैपेसिटी इसकी, किससे, ऑक्सीजन से। CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी 20 टाइम्स ग्रेटर है ऑक्सीजन से, ध्यान में रखना। ओके, तो अब देख लो कितनी हो सकती है। तो जब जहाँ पे जो O2 है अपना, O2 जहाँ पे हमारा जो O2 है इसकी जो है वो 21 ml पर मिनट है। कितनी 20 ml पर मिनट। और जहाँ पे अपना CO2 है ना, CO2 उसकी कितनी पता है, उस CO2 की है लगभग 400, कितनी 400 ml पर मिनट, कितनी 400 ml। ध्यान में रखना तो 400 ml पर मिनट बोल रहा है 20 टाइम्स ग्रेटर है। ओके, अब इस पे डिफ्यूजन कैपेसिटी होगा एक फैक्टर, फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ना प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा दोस्तों, एयर मतलब एयर ज्यादा पास होगी, डिफ्यूज ज्यादा होगी, डिफ्यूज समझ रहे हो ना, पास होना। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा एयर क्या होगी, ज्यादा पास होगी। तो मतलब समझ लेना कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ग्रेडियंट। उसके बाद सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, गैस इन फ्लूइड। तो फ्लूइड की सोल्यूबिलिटी कितनी है, मतलब गैस की सोल्यूबिलिटी कितनी फ्लूइड में, ये भी क्या होगा दोस्तों, जितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी उतना ज्यादा क्या होगा, मतलब क्या होगा जितना मतलब डिफ्यूज होगा गैस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैस डिफ्यूज होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। उसके बाद आ गया थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो थिकनेस, अगर ज्यादा थिकनेस, मुझे बताओ अगर ज्यादा इतनी मोटी होगी तो गैस एक्सचेंज क्या जल्दी होगा। अगर ये देखो अब इतनी मोटी होगी लेयर, इतनी मोटी होगी रेस्पिरेटरी, तो जो गैस है वो क्या होगा, कम, मतलब ये ज्यादा होगा, तो ये क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, सॉरी। तो एक आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ध्यान में रखना कि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक को छोड़ के सिर्फ क्या थिकनेस जो है ना वो कम होनी चाहिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। जो अगर थिकनेस कम होगी तो ज्यादा गैस जाएगा, अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो गैस कम जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो, अब स्टार्ट होगा कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, क्या डिफ्यूजन ऑफ O2 हम स्टार्ट करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ O2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है डिफ्यूजन ऑक्सीजन में, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वेलाई। मतलब क्या देखो, ये हो गया, ये क्या है अपने एल्वेलस, क्या है ये एल्वेलस, और ये क्या हो गया ये हो गया बाहर वाला, ये क्या होगा, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर मॉलिक्यूल से, मतलब O2 है, क्या है O2, ठीक है, ये मतलब O2 है एटमॉस्फेयर में O2। तो ध्यान में रखना कि मुझे बताओ प्रेशर ज्यादा किधर होगा, तो प्रेशर बाहर, अगर ज्यादा प्रेशर बनेगा अंदर कम बनेगा तो एयर बाहर से अंदर जाएगी। तो क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर इनटू एल्वेलाई। मतलब ध्यान में रखना कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो होता है 159, कितना 159, ठीक है 159 mmHg, कितना एम एच जी, देखना कितना 159 mmHg प्रेशर होता है। वो एलोस में जो प्रेशर होता है वो होता है 104, कितना 104 होता है, 104। इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है, अंदर आती है, क्या होती है एटमॉस्फेयर अंदर आती है, वो होगी एटमॉस्फेयर इनटू एल्वेलाई। ओके, उसके बाद क्या है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई इनटू द ब्लड। मतलब एल्वेलाई से ब्लड में कैसे होता है, देखो ये हो गया अपने एल्वेलस, देखो ये हो गया एल्वेलस। तो मैंने बोला था एल्वेलस में कितना प्रेशर, देखो एल्वेलस में 104, देख आप देख सकते हो कितना है एल्वेलस में प्रेशर 104, कितना है 104। और देखो ये होगी ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरी में कितना प्रेशर होता है पता है, ब्लड कैपिलरी में होगा 40, कितना होगा 40। जब ब्लड, अब यहाँ पे तो बढ़ जाएगा वो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, सॉरी, देखो ब्लड कैपिलरी में कितना प्रेशर होगा 40। यहाँ पे देख लो, जब ब्लड डिऑक्सीजन होगा तो कितना प्रेशर होगा 40 प्रेशर होगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 40 वाला ब्लड आएगा, ये 40 वाला ब्लड यहाँ से आएगा, और यहाँ पे 104 O2 104 है, तो कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होगी गैस, गैस ऊपर से लेकर नीचे डिफ्यूज होगी। ओके, और फिर इसमें मिल जाएगी, तो डिफ्यूजन ऑफ एल्वेलाई इनटू, तो क्या हो गया एल्वेलाई से लेकर ब्लड में गैस क्या हो गई डिफ्यूज हो गई, समझ गए।
समझ गए, इसमें ज्यादा क्या प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है ना, गैस का फ्लो करती है कम, मतलब ज्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस फ्लो करती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस फ्लो होती है। ध्यान में रखना एलओएस में 104 mmHg का प्रेशर है, इधर 40 का है। ध्यान रखना कहाँ से 104 से 40 में जाएंगे, समझ गए। चलो आगे जाएंगे। आगे अब डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हमें बोला गया है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन क्या है, यानी कि अपना क्या CO2, ऑक्सीजन का देख लिया, आप CO2 का देखेंगे। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई, ब्लड से एल्वेलाई में जा रही है। कैसे जाएगी ब्लड से एल्वेलाई में, देखो डायग्राम देखो। अब देखो जो इसमें होता है ना, कहाँ पे एल्वेलस में, इस एल्वेलस में जो ऑक्सीजन तो कितना हो गया, देखो ऑक्सीजन हो गया कितना अपना O2 हो गया इसमें 104, कितना हो गया 104, पर इसमें जो CO2 होता है क्या, CO2 जो है ना, इसका CO2 का प्रमाण होता है इसमें, मतलब समझ लो तुम 40, कितना होता है 40 हो जाएगा CO2 इसमें, 40 हो जाएगा। और ब्लड कैपिलरी में CO2 का कंटेंट होता है कितना 46, कितना होगा 46। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे है 40 CO2, और यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 46 है, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगी, समझ गए। प्रेशर ग्रेडियंट डिपेंड करता है हाई से लो, ठीक है, हाई से लो, समझ गए। ब्लड इनटू एल, तो ब्लड से लेकर एल्वुलस में जा रही है, क्या से ब्लड से एल्वुलस में जा रही है, बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। फिर ये तो का फर्स्ट होगा पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एल्वुलाई टू एटमॉस्फेरिक एयर, फिर वही दिक्कत होगी। फिर इसमें क्या देखो, ये अपने एल्वुलस है, मतलब ओके ये कैपिलरी हो गई, कैपिलरी से एल्वुलस में आ गया कौन CO2, कौन CO2, यहाँ पे कितना है इसका, समझ लो 46 हो गया। वो एटमॉस्फेयर में क्या होगा उससे कम, तो यहाँ से क्या जाएगी, बाहर जाएगी, समझ गए। मतलब कहाँ से कहाँ हो रही है, ब्लड से एलुलस, एलुलस से एटमॉस्फेयर, समझ गए। ये होगा डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल। अब लंग्स लेवल में, लंग्स को देख लिया हमने ब्लड कैपिलरी में, अब टिश्यू लेवल में देखेंगे टिश्यू के पास कैसा होता है। देखो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले क्या है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेकर ब्लड इनटू टिश्यू। देख रहा है टिश्यू में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का जो होता है ना टिश्यू में कितना होता है 40 mmHg जो होता है टिश्यू में, और ब्लड कैपिलरी में कितना होता है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में 95 होता है। सिंपल सी बात है 95 से कहा जाएगा, कि कहा जाएगा 40 के पास जाएगा, हो गया डिफ्यूजन। फिर सेम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब मसल में होता है, मतलब टिश्यू में होता है वो 46 होता है, कितना 46, देख रहे हो यहाँ पे 46। और ब्लड में कितना होता है दोस्तों 40, ब्लड में कितना होता है 40, तो कम है ना ब्लड में, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, और ब्लड यहाँ से कौन सा ब्लड निकलेगा, डीऑक्सीजन ब्लड, समझ गए। टिश्यू में कैसा है, जहाँ ऑक्सीजन टिश्यू में क्या है कम है, ब्लड में ज्यादा है, तो ब्लड से टिश्यू में जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन टिश्यू में ज्यादा है, ब्लड में कम, सॉरी सॉरी CO2 टिश्यू में ज्यादा है, ब्लड में कम है, तो कहाँ से आएगा ब्लड में, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो एक यहाँ पे चार्ट है, मैं बाद में आपको इस चार्ट को समझाऊंगा, पहले हम कुछ डायग्राम देखेंगे, ठीक है। चलो इस डायग्राम को बाद में देखता हूँ, पहले इसको देखेंगे। चलो अब ये बढ़िया टॉपिक देखो, अब इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया अपना हार्ट, ठीक है, कौन सा बीच में देख रहे हो ना आप, ये बीच में हो गया अपना पूरा हार्ट, ये हार्ट हो गया, लेफ्ट और राइट हार्ट हम जिसे कहते हैं, ये हार्ट हो गया। अब क्या होगा देखो, ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर, ये क्या होगा बाहर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और CO2 का बताया ना, देख कितना है, ये इंस्पायर से, चलो ओके देख लो कितना है। और ये एक्सपायर एयर है जो बाहर डाली ना, वो इसका है। तो एटमॉस्फेयर में देख रहे हो कितना है, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी 159 है, कितना 159, और CO2 कितना है 0.3 ओनली 0.3। तो जो एलवेलस है, एलवेलस में ऑक्सीजन कितना है 104, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है ऑक्सीजन ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 और यहाँ पे कितना है 0.3, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ मतलब कम, मतलब ज्यादा से कम आएगा ना, तो ध्यान में रखना बाहर ऑक्सीजन कम, सॉरी बाहर ऑक्सीजन ज्यादा अंदर कम, तो बाहर से अंदर आएगी, ठीक है, बाहर से ये क्या हो गई O2 अंदर आ गई, क्या आ गई O2
अंदर आ गई। और बाहर क्या है, जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा क्या है, कम है, और अंदर का ज्यादा। तो बाहर से कहा जाएगी, अंदर से जाएगी बाहर कौन, CO2, कौन जाएगी, CO2। समझ गए, देखो फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना हार्ट है, ठीक है। हाँ, देखो ये जो देख रहे हैं ना इस साइड, ये जो पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी आती है वो हमारे ऑर्गन से आती है, ठीक है, कहाँ से, ऑर्गन से आती है। तो ऑर्गन से क्या मतलब, ऑर्गन को ऑक्सीजन देना है, क्या इसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया। और CO2 क्या कर लिया, इसने ले लिया हमारे ऑर्गन से, CO2 क्या कर लिया, ले लिया। तो इसमें ज्यादा क्या होगा अब, CO2, इसलिए क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन कम है और इधर ज्यादा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, मिक्स हो गया, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया। तो आगे क्या हो गया, ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना 95 mAh ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। फिर अब क्या होगा, ये ब्लड फिर से कहा जाएगा दोस्तों, ये ब्लड फिर से कहा जाएगा हमारे ऑर्गन्स के पास जाएगा, फिर से ऑर्गन के पास। फिर ऑर्गन क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद ये ब्लड फिर से कहा जाएगा हमारे हार्ट के पास, हार्ट से कहा जाएगा फिर से लंग कैपिलरी के पास, और फिर से इसमें ऑक्सीजन डाला जाएगा। इस तरीके से ब्लड ना हमारे बॉडी में घूमता रहेगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डालो, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करो, समझ गए। ओके, उसी तरीके से अब देखो, ये समझ गए ना डायग्राम, इससे इधर आ जाओ। देखो यहाँ पे बोला है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन सब, इससे पहले देख लो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आर्टेरियल पल्मोनरी यहाँ पे 40 बताया गया है, पल्मोनरी कैपिलरी में। तो ये एल्वेलस में कितना है, 104 बताया गया है, ठीक है, इसमें भी 104 बताया गया है। फिर आर्टेरियल में कितना है, 95 बताया गया है। टिश्यू में कितना, 40 बताया गया है। और कैपिलरी में कितना, 40। समझ रहे हो ना आप, कैसे कैसे ब्लड मतलब एक्सचेंज हो रहा है। सेम सेम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम है। ये हो गया ना कंटेंट के बारे में, कंटेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब सब गैस इसके बारे में देख लो कितना कितना, ठीक है, समझ गए। डायग्राम कोई नहीं, इस उससे ये डायग्राम सिंपल हो जाएगी। चलो आगे जाएंगे। आगे क्या है, ये डायग्राम देख लो, ये जो मैंने ये डायग्राम आपको बताई ना, कौन सी वाली, जो मैंने ये डायग्राम आपको बताई है, इसको ही सिर्फ राउंडेड फॉर्म में देखो, इसको ही सिर्फ राउंडेड, यहाँ पे क्या कर दिया, राइट साइड ऑफ हार्ट रख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट रख दिया। और यही क्या कर रहा है, यही क्या कर रहे हैं, ब्लड को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, बस यही हो इसको। इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सिंपल से, ठीक है। चलो आगे जाते आगे जाते हैं दोस्तों। सो रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, क्या है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन देखो क्या हो गया, रेगुलेशन जो ना रिस्पिरेशन का दो टाइप्स होता है, एक होता है नर्वस टाइप, क्या है, नर्वस मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन हो गया और दूसरा हो गया मैकेनिकल। तो नर्वस में देख लेंगे हम, नर्वस में क्या होता है, देखो नर्वस में हमारे ब्रेन से कनेक्टेड, यानी क्या, पॉन्स और मेडुला में सेंटर से, कुछ पॉन्स और मेडुला में सेंटर, देखो जो पॉन्स में ना वो दोनों है निमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, और एक क्या है, न्यूस्टिक सेंटर, दो ने। उसके बाद मेडुला में क्या है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ नर्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, DGN, क्या बोलते हैं हम इसे, DGN जिसे हम DGM बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक क्या होगा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ नर्व सिस्टम, जो हम क्या से VGN बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। एक क्या हो, डिजन हो गया, दूसरा क्या होगा, विजन हो गया। और देखो ये हमारे लंग से क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, अपने वैगस नर्व, वैगस नर्व के थ्रू सिग्नल्स कहा जा रहा है दोस्तों, वैगस नर्व के थ्रू सिग्नल जा रहा है अपने अनियोस्टिक सेंटर के पास, उससे कहा आ रहा है डॉर्सल, फिर वेंट्रल इसके पास, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो आगे देखेंगे, देखो इन सेंटर का ये आपको IMP करना है। यहाँ पे स्टॉप मतलब बिना कोई थ्योरी पढ़े, बिना कोई थ्योरी पढ़े से दो टेबल याद कर लेना, हो जाएगा दोस्तों, आराम से हो जाएगा। देखो जो मेडुलरी सेंटर ना, दो मेडुलरी सेंटर, कौन कौन से मेडुलरी सेंटर दोस्तों, जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ DNG अपना, और VGN है, सॉरी DGN एंड VGN, डॉर्सल ग्रुप में जो आएगा वेंट्रल ग्रुप। देखो डॉर्सल ग्रुप की यहाँ पे सिचुएशन बताई गई, कहाँ पे रहता है, टाइप ऑफ न्यूरॉन बताया गया, कौन से टाइप का इंस्पिरेटरी न्यूरॉन है, उसके बाद उसके फंक्शन बताया गया, देखो। उसके बाद पॉन्स सेंटर, पॉन्स सेंटर कौन से हो गए, दो सेंटर है, अनियोस्टिक सेंटर और नीमोटॉक्सिक सेंटर, इसकी भी क्या गई है, सिचुएशन दी गई है, टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन सा है, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन है, ओके। उसके बाद इसके फंक्शन दिए गए, तो ये टेबल आपको करके जाना है। उसके बाद आगे जाएंगे केमिकल,
केमिकल सिग्नल में क्या, केमिकल मैकेनिज्म में क्या आएगा दोस्तों, तो कीमोरिसेप्टर्स क्या आगे, कीमोरिसेप्टर दो रहता है कीमोरिसेप्टर, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। तो देखो ये हो गया पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर, ये कहाँ लेके जाएगा, जो अपने रेस्पिरेटरी सेंटर से उनके पास सिग्नल लेके जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल रेस्पिरेटरी क्या लेके जाएंगे, ये भी क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर के पास लेके जाएंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर किसके पास जाएगा, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, वो किसके पास जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स, और उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होगा। समझ गए आप, इस तरीके से चार्ट चलेगा। और आगे का नहीं भी लिखा तो चलेगा, यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाएंगे केमिकल मैकेनिज्म में दिया गया है डिक्रीज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन यानी क्या, अगर एयर अगर प्यूरिफाई नहीं हो रही है, अगर CO2 बाहर नहीं निकल रहा है, नया O2 नहीं आ रहा है अंदर, मतलब वेंटिलेशन नहीं हो रही है कि अन प्रेशर को अगर रिप्लेस नहीं किया जा रहा है फ्रेश एयर से, तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या है, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ब्लड। ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर O2 का वो कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कम होगा तो क्या आएगा, स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में देखिए क्या, ये जो पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर है, इनको क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। ये क्या करेंगे फिर, ये क्या करेंगे, किसके पास लेके जाएंगे अपना, पेरीफेरल रेस्पिरेटरी सेंटर, किसके पास, रेस्पिरेटरी सेंटर के पास। उसके बाद क्या हो गया, एफरेंट इंपल्स वाया हियरिंग नर्व एंड आयोटिक नर्व, क्या करेंगे, किसको, स्टिमुलेट द डॉर्सल ग्रुप, क्या, जो डॉर्सल ग्रुप है ना, DGN, इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ये क्या करेगा, इफरेंट इंपल्स रेस्पिरेटरी मसल्स के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज वेंटिलेशन, क्या करेगा, वेंटिलेशन इंक्रीज किया जाएगा, इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन को इंक्रीज किया जाएगा। ये होगा चार्ट। इसमें कंडीशन देखो H+ का होगा, तो इसका कोई जरूरत नहीं, बस ये याद रखना केमिकल में क्या क्या होता है। ये चार्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, यहाँ से ये यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है हमें रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, समझ गए। चलो आगे जाएंगे, ये हो गया खत्म। उसके बाद आगे जाएंगे, तो आगे क्या है, डिसीज दिए हुए दोनों, एक क्या है, एफिक्सिया दिया हुआ है, ए डिसीज दिया होगा। इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का मतलब कम होगा ऑक्सीजन तो क्या हो सकता है, ये इसके बारे में इस चार्ट को याद कर लेना। उसके बाद तो डिसीज दिया होगा, वो क्या है, हाइपोक्सिया। क्या है, हाइपोक्सिया क्या होता है, जिसमें कि O2 मतलब O2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाता है। O2 क्या होगा, सॉरी O2 क्या हो गया, बॉडी में कम हो गया O2, या ब्लड क्या होगा, कम हो गया। देखो यहाँ पे दिया गया है, नो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, नो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है, लो लो ब्लड बोला है। तो फिर नो ब्लड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर कम चला गया, लो ब्लड ऑक्सीजन, लो ब्लड ऑक्सीजन, या ब्लड ऑक्सीजन ही ना पहुंच रहा है या कम मात्रा में पहुंच रहा है, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है। ये चीजें ओके, तो देख लेना ये चीजें। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, देख रहा है। तो इस सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। रेस्पिरेशन में आपको बढ़िया तरीके से बता दिया है, वो चैनल को फॉलो कर लीजिए, और मिलते हैं, मीट सून इन नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बढ़िया से एक नए लेसन को लेकर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।